वेलकम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ दागई नाम से अनजान तक की किस नंबर 4 कलम सैयदा सर सैयदादी नॉवल। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर नॉवल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर किसी को वॉइस में नहीं पढ़ना तो वो खुद से भी रीड कर सकता है आवाज़ म्यूट कर। नॉवल का एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। चलें आपको वहीं लेकर चलती हूँ, देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको। मम्मा वो गाड़ी में बैठती शुमाइला बेगम से बोलने लगी तो वो मुस्कुराए। हाँ, मेरा भी काफ़ी दिल कर रहा है जाने का वहाँ, शुमाइला बेगम ने जवाबन कहा तो वो सर हिलाकर अपना मोबाइल देखने लगी ताकि इन्हें कॉल कर सके। मम्मा शायद मैं मोबाइल अपना वहीं छोड़ आई हूँ, गुड़िया ने परेशानी से बताया। आप रुकें, बाहर नहीं आइएगा, गाड़ी से होके मैं लेकर आती हूँ। बाहर निकलते वो इन्हें बाहर ना निकलने की तलकीन करने लगी। इन्हें कहते वो अंदर की जाने बढ़ी और अपने टेबल के कोने में ही से मोबाइल नज़र आ गया। वो जल्दी से मोबाइल उठाते बाहर जाने लगी। अचानक रास्ते में किसी से टकराई। वो जो भी था काफ़ी उम्र के शख्स थे और किसी परेशानी में थे। जब भी जल्दी में थे वो हल्का सा टकराते ही ज़मीन बोस हो चुके थे। वो घबरा गई और जब ज़मीन पर बैठी तो इसे बेहोश देखे वो जल्दी से हाथ की नब्ज़ चेक करने लगी और फिर इसे समझने में देर नहीं लगी कि हुआ क्या है। लोग आसपास जमा होने लगे थे और हर कोई मदद करने के बजाय वीडियो बना रहा था। वही जो आजकल का होता है माहौल, इन सब में वेटर और दूसरी टेबल के भी लोग मौजूद थे। इसने जल्दी से नीचे बैठकर इस शख्स की नब्ज़ चेक की, पर जो जिस पर इसके चेहरे पर घबराहट के तासुरात छाए। प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को बुलाओ और जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी बुलाएं। गुड़िया ने जल्दी से एक शख्स को कहा जो इस रेस्टोरेंट का वेटर था। वो सर हिलाते कॉल करने लगा। इसने अपनी शॉल को अपनी गिर ठीक किया और जल्दी से सीधा करते दोनों हाथ स्ट्रेट कर गए। वो ऐसे लेटे हुए थे जैसे स्ट्रेट हों, बिल्कुल सीधे। इसके बाद इसने दिल को तेज़ी से पुश करना शुरू किया। साथ ही वो गिन भी रही थी। हर कोई काफ़ी गौर से इसे देख रहा था। 1 2 3 4 वो अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाते इसके लिए दिल के पुश कर रही थी। इसे ऐसा करते देख शहरयार, जो इसे अजीब तरह देख रहा था, जाने क्यों इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। मगर इसके बैठते ही वो बोली, प्लीज़ इसे मसनूई सांस दें आप। शहरयार ने इसकी बात सुनकर देखा, फिर झुककर इस शख्स को मसनूई सांस दी। इस दौरान भी वो दिल को पुश कर रही थी और फिर अचानक इस शख्स ने बंद आंखों के साथ ही एक सांस लेते ली। ऐसा होते देख वो जो तेजी से अपना अमल कर रही थी रोक गई। माथे पर चंद पसीने के कतरे चमक रहे थे। शहरयार अब तक बस खामोश था और इसकी आंखों में मोहब्बत के जज्बे ही लिए साथ देख रहा था। शुक्र मेरे खुदा, वो वहीं ज़मीन पर बैठते इन्हें एक हाथ पर कोट करवट दिला गई। इस दौरान भी इसने एक बार भी शहरयार को नहीं देखा था। कहाँ है सर, एम्बुलेंस बुलाएं, जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। अब की बार इसने नज़र उठाकर मैनेजर से कहा और एक नज़र शहरयार को देखा। जब के शहरयार को इसकी एक नज़र देखने ही कितना खुश कर गया था। ये बात शहरयार के दिल से आज कोई पूछता, मैम आ रही है, आपको तो मालूम है इसके हॉस्पिटल कितना दूर है इस जगह से। वैसे आप क्या डॉक्टर हैं, मैनेजर ने इसे बताते पूछा तो वह नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, इसलिए थोड़ा बहुत मालूम है। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, मगर अगर मैं ये ना करती तो जान जाने का खतरा था। इसने अपनी चादर खड़े होकर ठीक की। अभी बात ख़त्म ही की थी कि एम्बुलेंस आ गई। वो भी एम्बुलेंस के जाने के लिए मुड़ी, मगर फिर रुककर वापस शहरयार के जाने मुड़े। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड़िया ने बिना किसी तासुर के सलाम किया। जबकि शहरयार को सर कहने पर शहरोज़ चौंका जो इसके साथ खड़ा था। अब तक काफ़ी लोग टेबल पर जा चुके थे जब मिसेस इब्राहिम ने अपनी बहू को इस लड़की के बारे में बता रही थी। वालेकुम सलाम। शहरयार इसके मुखातिब करने पर चौंका। आई थिंक आप अब तक सुबह वाली बात पर परेशान हैं। सॉरी, पर वो मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपको बताती तो आप शायद हेल्प नहीं लेते। आपकी गाड़ी चलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी एंड थैंक्स इन अंकल की मदद करने के लिए। आखिर में मदद करने के लिए शुक्रिया करने लगी और इसकी इतनी सारी बातों पर सिर्फ हाँ में ही सर हिला सका। इसे सर हिलाते देख वो भी हाँ में सर हिलाते चली गई और शहरोज़ अपने भाई को देखने लगा जो अब तक पागलों की तरह इस लड़की को देख रहे थे। क्या हुआ बेटा, मौसम का हाल बहुत ख़राब मालूम हो रहा है। शहरोज़ इसे छेड़ते हुए पूछने लगा। हाँ, मौसम तो सुबह से ही ख़राब हो चुका है। शहरयार ने अब भी खोए हुए लहजे में कहा। शहरयार, तुम ठीक हो क्या, फालतू बोल रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। शहरोज़ ने इसके सीरियस अंदाज पर संजीदा अंदाज अपनाया जिस पर शहरयार
होश की दुनिया में वापस लौटा। भाई वो मजाक कर रहा था, बस लड़की अच्छी है काफ़ी इसलिए, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। इस माहौल में देखा था कितने लोग वीडियो बना रहे थे, किसी ने भी चलकर कॉल नहीं की थी एम्बुलेंस को। आजकल का यही दौर है, मदद करने से पहले वीडियो बनाकर बस इसे शेयर करना अपनी खिदमत खल्क जानते हैं। ये नहीं सोचते कि इसकी जगह अगर मदद देते तो कितनी नेकी हासिल होती। ऐसे में बिना किसी फ़ायदे के इस लड़की ने मदद की। आपने देखा ना, बस इसलिए मैं इस लड़की को देख रहा था और कोई बात नहीं। शहरियार ने जाने की सफाई दी थी, वो खुद भी नहीं जानता था, पर शहरोज़ बच्चा नहीं था जो इसकी इतनी सी बात इतने लंबे लेक्चर को समझ नहीं पाता, मगर वो इस वक्त खामोश रहा। इसे खामोशी बेहतर लगी थी। चलो, शहरोज़ ने इसे जांचती नज़र से देखते कहा तो वो जल्दी से अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। इसके पीछे ही वो भी था। लड़की बहुत अच्छी थी। वो इसके साथ बैठते ही इब्राहिम साहब ने कहा तो वो बिना नजर उठाए खाना खाने लगे। इसने कोई जवाब नहीं था। बाकी सब के सब बातों में महवर इस वक्त गुड़िया थी। वो खामोश था। इसकी खामोशी किसी ने नोट की हो या ना की हो, मगर शहरोज़ ने ज़रूर की थी। देखते ही देखते वक्त कैसे गुजरा इसे इल्म ना हो सका, बल्कि इसकी ज़िंदगी खूबसूरत होने लगी थी। इसकी मसरूफ़ ज़िंदगी में एक नया बाब खुला था, एक नया सफ़र जिसे इसने खुशी से इख्तियार किया था। वो रोज़ स्कूल से वापसी पर आते ही अपने सारे काम ख़त्म कर लेती। इसके बाद शाम से पहले छत पर चली जाती। वो लड़का इसे इशारों में बहुत कुछ कहता जिसका इसे कुछ समझ नहीं आता, मगर इसके दिल की दुनिया बदलने लगी थी। इसे रोज़ अपना ज़्यादा वक्त इस शख्स को देखने में गुजारती अच्छा लगता था। अपना वक्त इसके सामने गुजारना, बात चाहे इससे ना की हो, मगर दिल ने नया एहसास ज़रूर दिलाया था, किसी के लिए ख़ास होने का एहसास, अलग सी मोहब्बत का, प्यारेपन का एहसास जिसे वो महसूस करते खुद को हवाओं में उड़ता पा रही थी। ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत होती जा रही है। इसने खुद से सामने इस लड़की की अक्स को देखते कहा। वो लड़का इसे देख मुस्कुराता, उफ आप ही आ जाएं इधर, ये रो रही है ना। नाबिया ने अमरीश के रोने का इसे नीचे से ही बताया। इसकी तेज़ आवाज़ पर वो भी मुतवज्जो और एक आलूदा नज़र इस लड़के पर डालकर नीचे भागी। एक अलविदा नज़र इस लड़के पर डालकर नीचे भागी। क्या हुआ? आ गई हूँ। क्या हुआ? अरे इतनी तेज क्यों आवाज़ थी तुमने? इसने सहन में लगी चारपाई पर बैठते अमरीश को इसकी गोद से लेते पूछा। आप ही ये बहुत रो रही है, देखिए शायद पेट में दर्द है इसके। अनाबिया ने कहा तो हरमीन परेशान हुई। हाँ शायद। तुम एक काम करो, बाबा को कॉल करो और बताओ इन्हें, ताकि वो मेरे साथ इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। हरमीन ने इसे अपने कंधे से लगाया और खड़े होकर इसे बहलाने लगी। वो 5-6 माँ के अमरीश जितना चुप करवा रही थी, इतना ही रो रही थी। जी आपको अनाबिया कहते भागी और कमरे से एक छोटा नोकिया कीपैड मोबाइल लाई, जो काफ़ी पुराना था। इससे इसने अपने बाबा को कॉल लगाई, जो कुछ देर बाद उठा ली गई। वो हरमीन को जल्दी से दे गई। आपो उठा लिया बाबा ने फ़ोन। इसने कहता है मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाया। हेलो बाबा, आप ना घर आ जाएं, अमरीश की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत रो रही है, मुझे लग रहा है इसके पेट में दर्द है। हरमीन ने परेशानी से कहा। वो इस वक्त बहुत केयरिंग बहन लग रही थी, अपने बहन भाइयों के लिए परेशान सी, बिल्कुल एक माँ की मानिंद। शायद कम उम्र से कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ इस पर आ गई थी, जिसने इसे लिए अपने बहन भाइयों के लिए बिल्कुल माँ की तरह परेशान हो जाती। अच्छा तुम एक काम करो, अनाबिया को साथ लेकर दुकान आ जाओ, यहीं से चलते हैं, बहुत रो रही है, और घर को अच्छे से ताला लगाना, ठीक है? अतीक साहब ने इसकी बात सुनकर परेशानी से कहा। तो वो जी बाबा कहते फ़ोन बंद कर गए और अनाबिया को मोबाइल देते बोले, अनाबिया तुम जल्दी से दुपट्टा ले लो, मैंने इसे तैयार कर लो, फिर बाबा की दुकान पर चलते हैं ताकि इसे दवाई दिला सके। हरमीन ने अमरीश को चुप कराने की कोशिश करते इसे बताया, तो वो सर हिलाते जल्दी से कमरे में भागी। आपको भी जान, चुप हो जाओ, आप ही अभी आपको बाबा के पास ले जाएंगी और दवाई दिलाएंगी। अमरीश तो मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोहब्बत से इसे बहलाते वो कमरे में ले आए, जहाँ एक तरफ कबर्ड और दूसरी जानब सिंगल बेड लगे हुए थे और एक छोटा सा बेबी कॉट। बाकी कमरा सादा था। एक तरफ पढ़ाई के लिए टेबल लगाई गई थी, जिस पर चंद किताबें पड़ी थी। वो इसे बेड पर लिटाते बातें करते करते तैयार करने लगी और फिर जल्दी से नाबे के हाथ में अमरीश को देकर अपने बाल बनाए, फिर जल्दी से मुँह हाथ धोकर कपड़े बदले, क्योंकि घर में वो ज़्यादातर शर्ट और ट्राउज़र ही पहना करती थी। इसलिए अब इसने सिंपल शलवार सूट पहना, साथ दुपट्टा चेहरे के गिर्द बांधा और चादर ओढ़ ली। फिर अनाबिया से अमरीश को लेती इसे साथ लेकर बाहर आ गई और घर को ताला लगाते अपने बाबा की दुकान की जानिब बढ़ी।
इसे इस वक्त ही इसके पास से एक बाइक गुजरी। गली काफ़ी खुली थी, इसलिए पास से बाइक गुजरते देख इसकी नज़र उठी तो अचानक ही घबरा गई, क्योंकि वही लड़का था जो उसे बिल्डिंग पर होता था। इसने अनाबिया से नज़रें बचाते एक चोर नज़र पीछे देखा तो वो बाइक रोके इसे ही देख रहा था और अपनी जानिब देखता पाकर वो लड़का इसे आँख मारने लगा तो वो और ज़्यादा घबरा गया। अनाबिया जल्दी चलो, देखो ये रो रही है। अनाबिया को जल्दी चलने का कहती खुद अपनी रफ्तार बढ़ा गई, जबकि वो लड़का मुस्कुराती नज़रों से देखने लगा। बच्ची के पेट में दर्द है, ख्याल रखें, ठीक हो जाएगा। अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। डॉक्टर अमरीश को चेकअप करते कहा तो अतीक साहब ने हाँ में सर हिलाया। इनकी मामा कहाँ है, इन्हें बुलाए, मैं दवाई समझा दूँ। डॉक्टर ने इन्हें ऐसे अतीक साहब को देखते कहा तो अतीक साहब के चेहरे पर अफसोस फैला। जी वो इनकी मामा इनकी पैदाइश के बाद से ही कोमा में है, इसलिए कि मेरी बेटी ही इसे संभालती है। आप इसे बता दें, ख्याल रखिए। अतीक साहब की बात सुनकर डॉक्टर ने अफसोस हुआ। अल्लाह इन्हें सेहत दे, जल्दी मैं बता देती हूँ, बस ख्याल रखना है और थोड़ी सी केयर पर ही ठीक हो जाएगी। वो बताने लगी तो अरमी ने सर हिलाया। वो अतीक साहब के साथ मोहल्ले के ही एक क्लिनिक में आए थे। ज़्यादा देर नहीं लगी, वो जल्दी घर आ गई। अमरीश सो चुकी थी, वो कपड़े बदलते शाम का खाना बनाने लगे। जबकि अनाबिया पढ़ रही थी, क्योंकि इनके पेपर्स करीब थे। रात वो जब लेटी तो इसे वही लड़के का ख्याल आया जिसने इसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। जाने कब इस लड़के को सोचते वो सोई। इसे अंदाज़ा नहीं। सुबह अनाबिया के साथ ही वो स्कूल गई। अब वो रोज़ स्कूल जाती थी। अमरीश को इस वक्त तक अतीक साहब संभाल लिया करते। ज़िंदगी अपनी रूटीन पर चल रही थी। इस लड़के को देखने के अलावा कभी कोई बात नहीं हुई थी और इसका भी रूटीन बन गया था कि वो दोपहर के बाद 2 घंटे छत पर इस लड़के को देखकर गुजारती। आज इसका आखिरी पेपर था, जिसके बाद वो 9 में जाने वाली थी। अनाबिया के पेपर ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से आज वो अकेली आई थी और वासिफ ने इसे लेने आना था। यार पेपर्स हो गए, मैं तो खुश हूँ। अब हम मैट्रिक के स्टूडेंट बन जाएंगी। मुंतहा ने इसके साथ स्कूल से बाहर कदम रखते कहा। ये तो है। हरमीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि ईशा जा चुकी थी। जल्दी इसके बाबा ले गए, ये भाई ने दिया। एक बच्चा कम उम्र था जो इसके पास आते बोला तो हरमीन जो मुंतहा के साथ खड़ी बातें कर रही थी, इस बच्चे की पुकार पर इसकी जाने मुतवज्जा हुई। वो को जवाब देती कि वो इसे बताते के साथ एक पर्ची पकड़ आ गया। बेटा कौन हो और ये क्या है? अरमीन ने पर्ची को नासमझी से देखा और पूछा कि इसके भाई ने तेरे लिए क्या भेजा। मुंतहा ने छेड़ने वाला अंदाज अपनाया। क्या यार कुछ भी। अरमीन मुस्कुराते इसे कहा और पर्ची पढ़ी और पढ़ते ही इसकी हवाइयाँ उड़ गई। ये तो नंबर है मुंतहा, और नीचे क्या लिखा है तू पढ़। तो पूरी तरह घबराई कांपते हुए बोली तो मुंतहा ने इसके साथ ही हाथ से वो चिटली और पढ़ने लगी, मगर पूरी पढ़ने के बाद हंसी। हाँ रियली, तुम नंबर और आई लव यू देखकर ही इतना डर गई यार। शादी के बाद क्या होगा तेरा? मुंतहा ने इसे एहसास दिलाना चाहा, जिसका चेहरा खौफ से जर्द था। यार मुझे डर लग रहा है। कौन है ये? किसने भेजा है? ये ऊपर से देख, इसे नाम भी मालूम है मेरा। हरमीन अब भी इसी तरह घबराए कहा। क्या यार? नंबर लिखा और साथ ये हेलो ब्यूटी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ हरमीन मुझे कॉल करना, इंतज़ार करूँगा आपकी कॉल का। मुंतहा ने पढ़ा। यार पर तू सोच वो कौन है? इस तरह फालतू में मुझे इन सब में नहीं पढ़ना प्लीज़। वो परेशान से बोली। उफ कुछ नहीं होता, आजकल तो ये आम बात है। तू दोस्ती कर ले, अगर पसंद आए तो सही, अच्छा ना लगे तो कुछ टाइम बाद छोड़ दियो। मुंतहा ने इसे मशवरा दिया और पर्ची थमाते अपने पापा को देखकर इसे बाय करती चली गई, जबकि वो परेशान से जाने कितनी सोचों में घिरी। बार बार इस लड़के का ख्याल इसके जहन में आ रहा था। इसने एक आखिरी नज़र पर्ची पर डाली और फिर इसे पार गई, जबकि दिल में इसके वो लड़का आया था जिसके लिए वो छत पर 2 घंटे गुजारती थी, बस इसे देखने के लिए। कुछ ही मिनटों बाद वासिफ आया और साथ ही वो घर आ गए। आने के बाद उलझी हुई थी, परेशान सी, समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था। आज इसकी सोचें वो पर्ची देखने वाले के गिर्द घूम रही थी। आज वो छत पर भी नहीं गई थी, बस उलझी हुई थी, परेशान सी। इसने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए जल्दी खाना भी बना लिया था। इसके बाद इसकी सोचें फिर इस लड़की के गिर्द थी जिसने पर्ची भेजी थी। अरे आप ही, अब तक आपने फीडर नहीं बनवाई। वो इन्हीं सोचों में गुम
ठीक है, अनाबिया की आवाज़ ने इसे होश दिलाया। वो चौंकी। हूँ मैं लाती हूँ, तुम संभालो इसे। वो अनाबिया से कहती जल्दी फीडर तैयार करने लगी। उफ, तुम क्यों सोच रही हो? तुम इससे बात तो नहीं की जो घबरा रही हो? अपने दिल में खुद से बोली। कुछ तसल्ली मिली और फिर कमरे में आ गए। परेशानी में से नींद भी नहीं आई। वो परेशान से ये सब सोच रही थी और इसी सब में पूरा दिन गुजर गया। वो अपने साथ शुमाइला बेगम को एक ओल्ड एज होम लेकर आई, जहाँ जाने कितने बुरे लोग जिन्हें इस वक्त अपनी औलाद की ज़रूरत थी, मगर वो बच्चे इन्हें बोझ समझकर और बुरा जानकर यहाँ छोड़ जाते थे। इसने गाड़ी रोकी तो गार्ड ने गेट खोल दिया और जानता था कि ये लड़की यहाँ आती रहती है। कैसे हैं अंकल? इसने गाड़ी से बाहर निकलते गार्ड से पूछा और फिर अपनी मम्मा को गाड़ी से बाहर निकाल कर गाड़ी को लॉक कर दिया। हम तो ठीक हैं बेटिया, तुम कैसी हो? वो बूढ़ा शख्स इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते बिल्कुल बाप की तरह पूछने लगा तो वो मुस्कुराए। बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह। देख लिया आप? वो मुस्कुराते इन्हें बोली तो वो हंस दिए। जाओ अंदर। वो इसे अंदर जाने का इशारा करते तो वो सर हिलाते। अपनी मम्मा का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई। मम्मा आप मिले सबसे, मैं आती हूँ। शायद अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आई हूँ। फिर से गुड़िया अपने हाथ सर पर मारती बोली तो शुमाइला बेगम ने सर हिलाया। जाओ, हर बार भूल जाया करो तुम। वो बोलती एक कमरे में बढ़ गई तो गुड़िया मुस्कुराते यहाँ के रिसेप्शन पर आई और अब वो अपनी और शुमाइला बेगम को भी नहीं बताती थी। वो यहाँ इन सब के लिए कुछ पैसे अरमा देकर जाती जितनी इसकी हैसियत हो इसलिए वो रिसेप्शन पर जा रही थी। सुकून तो हम अपना खुद अपने हाथ गवाते हैं, वरना खुदा की ज़ात में कैसे तलाश करें तो कभी इस नेमत से महरूम ना रहे। वो एक बूढ़े शख्स की बात पर ठहर गए। इसे कहीं लम्हे याद आए, कहीं लफ्ज़ों ने इसकी ज़ात के गिर्द घेरा बनाया। बेशक इंसान अपना सुकून खुद ख़त्म करता है और जब इस नेमत से महरूम हो जाए तो सिसकते खुदा से इसे मांगते हैं, मगर कुछ बताएं कभी हमें इस नेमत से सैराब नहीं होने देती। हर वक्त पछतावा हमारी ज़ात में अपने डेरे डाले बैठा रहता है। वो इस शख्स के पास रोक कर ये जुमले कहने लगी तो वो शख्स इसे देख गहरा मुस्कुराया। बात तो ठीक कही, पर ऐसा कौन सा गुनाह है जिसका कफ़ारा तुम अदा नहीं कर पा रहे? वो इसे देख पुरसोच अंदाज में पूछने लगे तो वो इनका चेहरा देख ठहर गए। कुछ नहीं, बस ऐसी ही आपकी बात सुनकर ऐसी जुमला दिमाग में आया तो बोल दिया। वैसे आप क्या यहाँ अभी आए हैं? बाबा गुड़िया ने इनके पास वहीं बेंच पर बैठ गई। अच्छा, पर मुझे लगा ये लफ्ज़ तुमने दिल की गहराई से कहे हैं। वो बाबा जो जवाबन बोले, मैं यहाँ कल आया हूँ। मेरे बेटे को बाहर मुल्क नौकरी मिली थी, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गया। वो बाबा ने एक गहरी सांस लेते इसे बताया तो गुड़िया की आंखें नम हुई। अच्छा ये बात आप कैसे बोल रहे थे? गुड़िया ने ये बात आप किससे बोल रहे थे? गुड़िया ने अपनी नमी छुपाते इनसे पहले वाली बात पूछी जिस पर वो जाने क्यों इन अजीब बात बोल गई थी। बस इन्हें बता रहा था, पर वो शायद जल्दी में थी इससे चली गई। इन्होंने सामने एक लड़की की जानिब इशारा किया जो यहाँ काम करती थी। वो इस लड़की की पीठ देखते बोले, क्या तुम यहाँ अपने माँ बाप को छोड़ना आई हो? इन्होंने कुछ अफसोस से इसे देखते पूछा तो इसे इनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर एक आस नजर आई, ख्वाहिश नजर आई अपनों में जीने की, अपनों बच्चों के साथ ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारने की। जाने क्यों औलाद अपने माँ बाप को बूढ़ा जानकर अपने माँ बाप को बोझ समझकर ओल्ड एज होम छोड़ जाते हैं? क्या इन्हें ये नज़र नहीं आता जब वो बच्चे थे इन्हें सहारे की ज़रूरत थी तो यही माँ बाप इनका सहारा बनते थे, इन्हें संभालते थे, और जब इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा शुरू होता है इन्हें अपनी औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है तो इन्हें घरों की जीनत बनाकर छोड़कर चले आते, अपनी परेशानियाँ गिनवाकर, ये सोचे बिना कि जब वो छोटे थे तो यही माँ बाप अपनी परेशानियाँ भूलकर इन्हें संभालते थे, इन्हें सुकून भरी ज़िंदगी देने के लिए अपनी सारी ख्वाहिशात मार देते थे। आज जब इन्हें कहीं अच्छी जॉब मिल जाए या अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आ जाए तो वो इन्हें अपनी कामयाबी की राह में रुकावट जानकर यहाँ छोड़ जाते हैं। माँ बाप का होना कितनी बड़ी नेमत है, एक यतीम से पूछो जिसकी सारी ज़िंदगी नामहरूम हूँ और अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर गुजरती है। जब लगती है तो कितनी बार वो अपने माँ बाप को तलाश करते हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अपने बाप को किस तरह तलाश करते हैं। एक यतीम अपने माँ बाप की कदर जानता है, कितने अनमोल होते हैं दुनिया में, इसका कोई नहीं मूल बदलने। ज़िंदगी की असल दौलत माँ बाप होते हैं। आजकल बहुत से बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, जिनके माँ बाप नहीं वो कितने तरसते हैं इस नेमत के लिए। इनसे पूछो दुनिया में अगर कोई कीमती है तो वो अपने माँ बाप हैं, क्यों ना, क्योंकि इनसे कीमती कुछ नहीं। मेरा कहना अगर किसी की दिल आज़ारी कर गया तो माफ़ करेगा। नहीं, मैं यहाँ मिलने आती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा को यहाँ आना अच्छा लगता है। वो इनके चेहरे को देखते बोली, इसकी आंखें नम थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपनी माँ की कदर करना क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। वो औलाद बहुत नसीब है जिनके माँ बाप होते हैं पर वो इनकी कदर नहीं करते। वो बोले तो वो सरी लाने लगी। मैं चलती हूँ बाबा, एक काम है। वो सर झुकाकर हाथ थामती मोहब्बत से चूमती
जबकि वो बूढ़े शख्स अपने हाथ पर नमी महसूस करके चौंके। वो समझने से कासर थे कि ये लड़की आखिर थी क्या। अपना ख्याल रखिएगा, मैं कुछ दिनों में फिर चक्कर लाऊंगी तो आपसे मिलूंगी। वो इन्हें कहती मुड़ गए। काश बाबा आप होते तो देखते कितनी आपकी मोहब्बत को तड़पती हूँ। आंसू निकल के गाल भिगोने लगी। तो वो रिसेप्शन पर एक एनवेलप जमा करवा कर बाहर आ गए। कुछ देर इन लोगों के साथ गुजार कर वो घर के लिए निकली। घर आते 9 बज चुके थे। ईशा पढ़ने के बाद वो सोने के लिए लेटी। कुछ दिनों में इसका रिजल्ट था। वो घर में मसरूफ थी, साथ साथ इसकी सोचें आप भी इसी शख्स से जुड़ी थी जो वहीं बिल्डिंग तक इससे देखता था। इस बात को 6 माह हो चुके थे। वो अपने दिल की दुनिया का बदला महसूस कर रही थी। बेटा, मैं अमरीश और अनाबिया को हॉस्टल ले जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ देर में वासिफ भी आ जाएगा, ख्याल रखना अपना। अतीक साहब ने इसे बताया और साथ ही अनाबिया को साथ लिए बाहर चले गए। वो भी घर की सफाई तकरीबन कर ही चुकी थी, इसलिए अपने लिए चाय बनाकर छत की जाने पड़ गई। इसका अब 2 घंटे का वक्त इसी तरह इसे देखते गुजरना था। दिल इसका तेजी से धड़का था। इस शख्स को सोचते यही सब सोचते वो कप लिए ऊपर बढ़ी। इसे सामने देखा तो वो जगह खाली थी। इसकी खुशी नामानी पड़ गई। वो मुरझाए चेहरे के साथ पलटी ताकि वापस नीचे जा सके, पर अभी वो मुड़ी थी कि सामने खड़े शख्स को देख इसकी सांस अटकी। हाथ से कप छूट चुका था। वो डर कर 2 कदम पीछे हुई। आज इत्तेफाक से वो अपने गले में दुपट्टा डालकर ऊपर आई थी। हाँ हाँ, आप तो डर गई। मुझे तो लगा था आपको खुशी होगी मुझे यहाँ देखकर। वो लड़का और कोई नहीं, वही सामने बिल्डिंग वाला लड़का था। इसे गौर से देखती कहने लगा, तो हरमीन की तो मानो हवाइयाँ उड़ गई। यार, मैं इतना डरावना तो नहीं जो आप इतना खौफ खा रही हैं। वो अपने दोनों हाथ इसी दीवार पर जमाते इसे देखते बोला। तो वो डरते सर हिलाने लगी। आप यहाँ कैसे? कांपते लहजे में बहुत मुश्किल से इसने अल्फाज कहे थे। यार डरो मत प्लीज़, मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपको नंबर दिया तो आपने बात नहीं की। कब से आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, पूरा हफ्ता हो गया, मगर आपने कॉल नहीं की। आज मैं ये आ गया, देखा आपके बाबा को जाते तो इसलिए बराबर अपने दोस्त के घर की छत से यहाँ आया हूँ। वो इसे बताने लगा तो हरमीन और डरी। आप जाएं यहाँ से प्लीज़। हरमीन ने एक नज़र सीढ़ियों को देखकर कहा, रिलैक्स, मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ परेशान नहीं हो। मैं बस पूछने आया हूँ कि जो नंबर आपको दे तो कॉल क्यों नहीं की आपने। इसने पूछा तो हरमीन को इस दिन स्कूल वाला वाक़या वो आपने दिया था। हरमीन ने अब की बार सदमे और डर से पूछा तो इस लड़के ने इस बात में जब वो तो मैंने पार दिया, इसने कहा। तो इस लड़के का मुंह शौक से खुला। क्या मतलब है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? वो लड़का इसे पूछने लगा। तो जाने क्यों हरमीन का सर फ़ौरन नफ़ी में हिला। वो इसी अंदाज़ पर इस लड़के ने अपनी मुस्कुराहट पे ओके मैं फिर दे देता हूँ, लाओ अपना मोबाइल, इसने कहा। तो हरमीन ने इसे नासमझी से देखा और अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाते बोली, मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसने कहा। तो अब की बार इस शख्स को शौक लगा। सच्ची आज के दौर में आपके पास मोबाइल नहीं? मुझे यकीन नहीं होता, इसने कहा। तो हरमीन सर झुकाए जैसे इसकी गलती हो। परेशान नहीं हो, मैं कुछ करता हूँ हरमीन, ओके। इसने अब की बार इसका नाम लिया तो हरमीन और शौक से कहा, डर अभी से नहीं लगा था। आपको मेरा नाम कैसे पता? हरमीन ने पूछा। तो वो मुस्कुरा, सब जानता हूँ आपके बारे में मैं, मगर आपको शायद मेरा नाम भी मालूम नहीं होगा। तो मैं हूँ शयान आबिद, शयान ने कहा। तो हरमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, कल इसी वक्त छत पर अकेली आइएगा, मैं मोबाइल ले आऊँगा, शयान ने कहा और अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। साथ ही जो कॉल आ रही थी उठाओ, बिना देखे छत से कूदकर जैसा आया था वैसे ही चला गया। हरमीन जो कुछ कहने लगी थी नीचे दरवाजे पर होती दस्तक पर डर गई, मगर सामने तो वो जा चुका था शयान। अब की बार मुस्कुराते इसने ये नाम लिया और फ़ौरन नीचे भागी।